मैनिफेस्ट सीरीज के पिछले पार्ट में हमने देखा फ्लाइट 828 गायब होने के करीब 5.5 साल बाद अचानक वापस आता है। उस फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स को कुछ नहीं पता होता कि उनकी फ्लाइट के साथ आखिर क्या हुआ था। बेन और मिकेला को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देते हैं जो हमेशा किसी न किसी को बचाने कहता है। रिपोर्टर केली जिसने सरकार पर सवाल उठाए थे उसकी हत्या हो गई थी, जिसके बाद मिकेला और बेन उस हत्यारे को ढूंढ रहे थे। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब पार्ट 2 की शुरुआत में हमने सानवी को देखा जिसने उसके खुद के ब्लड सैंपल की जांच की और से वही प्रोटीन उसके ब्लड में भी मिला जो कैल के ब्लड सैंपल में मिला था। सानवी को यकीन हो गया कि उस दिन प्लेन में जरूर कुछ हुआ था जिस वजह से सभी पैसेंजर्स की बॉडी में किसी तरह से वो प्रोटीन आ गया। वही दूसरी तरफ बेन और मिकेला कैली के मॉल में गए ताकि वो उसके मौत के पीछे की वजह जान सके। वहाँ पर उन्हें एक औरत दिखाई दी जो उन्हें देखते ही वहाँ से भाग गई। हालांकि बेन और मिकेला ने उस औरत को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। उस औरत ने बताया कि कैली का पति टेलर मॉल के कर्मचारियों को रोजाना धमकियां और गालियां दिया करता था क्योंकि वो बाहर से आए हुए कर्मचारी थे, लेकिन कैली को ये पसंद नहीं था। वो कर्मचारियों की मदद करती थी। बेन और मिकेला को ये सुनकर शक हुआ कि शायद टेलर ने ही उसके वाइफ का खून किया है क्योंकि केली ने उसके मॉल चलाने के तरीकों को बदल दिया था जिस वजह से उसके बिजनेस में काफी लॉस हो रहा था। जब उन्होंने टेलर से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि जिस रात केली का मर्डर हुआ उस रात वो एक रेस्टोरेंट में था और उनके पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं था जिससे साबित हो सके कि टेलर ने केली को मारने के लिए किसी हिटमैन को हायर किया हो। इसी वजह से टेलर को निर्दोष मान लिया गया। रात को मिकेला अपने फ्रेंड ईवी के घर पर जाती है। दरअसल ईवी उसकी एक पुरानी फ्रेंड थी। मिकेला और ईवी जब एक पार्टी में आ रहे थे तब उनका एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में मिकेला बच गई लेकिन ईवी की मौत हो गई और इसका गिल्ट मिकेला को आज तक है। इसलिए वो ईवी के पेरेंट्स से एक बार और माफी मांगने जाती है। जब वो वहाँ पहुंची तो ईवी के पिता ने उसे बताया कि ईवी की मॉम बेवरली गायब है। पुलिस ने उसे घर पर ही रहने के लिए कहा है ताकि अगर वो फिर से लौट आए तो कोई घर पर मौजूद हो। इसलिए उन्होंने मिकेला से बेवरली को ढूंढने जाने के लिए कहा। ये सुनकर मिकेला जल्दी बेवरली को ढूंढने निकल गई। जल्दी उसे एक चौराहे पर बेवरली मिल गई जिसे एक कार उड़ाने ही वाली थी, लेकिन मिकेला अपने कार को बीच में लाकर उससे बचा लेती है। इसके बाद वो दूसरी कार के पास गई जिसके अंदर केली की नौकरानी थी। मिकेला ने देखा कि उस नौकरानी के पास केली का नेकलेस भी था जिससे ये साफ हो गया था कि उसी ने केली की जान ली है। अगले सीन में हमने देखा कि उस नौकरानी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने खुलासा किया कि केली के गायब होने के बाद उसने और टेलर ने साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी, लेकिन केली के वापस लौट आने की वजह से वो टेलर से दूर हो गई थी और इसी वजह से उसने केली की जान ले ली और उसका वो नेकलेस भी चुरा लिया। 1 महीने में ही 2 केस को सुलझाने पर मिकेला की काफी तारीफ की गई। फिर उस दिन बेन और मिकेला सानवी से मिलने गए। उसने बताया कि फ्लाइट 828 पर मौजूद सभी पैसेंजर्स के MRI रिपोर्ट में स्ट्रोक के सिम्टम्स पाए गए हैं, यानी कि जब वो सभी प्लेन में थे तब उन सभी को झटका लगा था, लेकिन किसी को भी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। इस बात की तह तक जानने के लिए सानवी को केली के ब्रेन की जांच करनी होगी, लेकिन इस तरफ गवर्नमेंट एजेंसी ने केली की डेड बॉडी को एक सीक्रेट लोकेशन पर ट्रांसफर कर दिया था। वही दूसरी तरफ वेंस और उसकी टीम सभी पैसेंजर्स पर नजर रखे हुए थे जो उस रात प्लेन के ब्लास्ट होने के समय पर एयरपोर्ट पर आए थे। वेंस के लोग उन सभी पैसेंजर्स के बीच में कनेक्शन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उन सभी को एक साथ एक समय पर एयरपोर्ट पर जाने का मन कैसे हुआ। तब हमने उस फ्लाइट के गायब होने वाले दिन का फ्लैशबैक देखा जहां फ्लाइट अटेंडेंट बेथनी प्लेन पर कुछ गड़बड़ कर रही है। फिर कहानी प्रेजेंट में आई जहां सानवी हॉस्पिटल में थी कि तभी उसने उसके सामने एक चलते फिरते स्टैचू को देखा। हॉस्पिटल के फ्लोर पर स्टैचू के पैरों के निशान भी थे, लेकिन जैसे ही सानवी ने फिर से मुड़कर देखा तो वो गायब हो गया। हो सकता है सानवी के लिए किसी तरह का नया संकेत हो, लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं पाई। थोड़ी देर बाद एक पेशेंट सानवी के सामने आया और कहने लगा कि इन सबके पीछे उसी फ्लाइट अटेंडेंट का हाथ है। उसे देखकर सानवी हैरान हो गई क्योंकि वो पेशेंट बेथनी का नाम अच्छी तरह से जानता था। वही दूसरी तरफ मिकेला और जेरेड एक मिशन पर थे जहां वो एक गैंग के अड्डे के बाहर उनके अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक मिकेला ने अपने सामने वही एंजल स्टैचू को देखा जो मिकेला से किसी को बचाने के लिए कह रही थी। मिकेला को उस स्टैचू का मैसेज सुनकर ये लगा कि उसे उस शख्स को बचाना है जो उनके ऑपरेशन में अंडर कवर के रूप में काम कर रहा है। उसने जेरेड से उस अड्डे पर हमला करने के लिए कहा, भले ही उन्हें अभी तक कोई ऑर्डर्स नहीं मिले हो और इससे उनका पूरा मिशन तबाह हो सकता था। लेकिन मिकेला का अंदाजा गलत साबित हुआ और उनका ये मिशन पूरी तरह से फेल हो गया।
इस तरफ सानवी उसी फ्लाइट अटेंडेंट बेथनी के पास गई और उसे उस पेशेंट के बारे में बताया जो उसे जानता था। बेथनी ने खुलासा किया कि उस आदमी का नाम थॉमस है जो कि एक गे है और जमाइका में थॉमस के फैमिली उसे जान से मारने वाली थी, इसलिए बेथनी ने थॉमस की उस प्लेन पर आने में मदद की थी। और जब वो लैंड होते हैं उसके बाद थॉमस कार्गो हैच की मदद से बाहर निकलकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चला जाता, लेकिन क्योंकि उनकी फ्लाइट 828 के साथ इसी तरह की घटना हो गई इसलिए थॉमस बेचारा इस अनजान शहर में भटक गया। किसी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और वो बेचारा हॉस्पिटल पहुंच गया। इसके बाद सानवी और बेथनी थॉमस को लेने हॉस्पिटल गए, जहां उन्हें पता चलता है कि थॉमस पहले से वहां से भाग चुका है। हॉस्पिटल के बाहर वो मिकेला से मिले और उन्हें पता चलता है कि वैंस उन्हीं को ढूंढता हुआ हॉस्पिटल में पहुंच गया है। ये सुनकर वो वहां से भाग गए। वैंस को थॉमस के फिंगरप्रिंट्स की वजह से पता चल गया था कि वो प्लेन के कार्गो हैच में थे। इस तरफ सानवी और मिकेला ने बेथनी को उस एंजल स्टैचू के बारे में बताया जो उन्हें दिख रहा था। बेथनी को रियलाइज हुआ कि वो एंजल स्टैचू बेडेस्टा फाउंडेशन पर मौजूद है जिसके पैर पानी के अंदर है, इसलिए सानवी को पैरों के निशान भी दिखाए थे। जब वो तीनों उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें थॉमस मिल गया और मिकेला भी ये समझ गई कि वो स्टैचू उस थॉमस की मदद करने के लिए कह रही थी। वो तीनों थॉमस को केली के बॉयलर रूम में छुपा देते हैं जो काफी सालों से बंद पड़ा था। अगले सीन में हमने बेन और मिकेला को देखा। बेन का मानना है कि उन्हें उन आवाजों को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि उस आवाज की वजह से उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। बेन ने थॉमस की मदद करने से मना कर दिया क्योंकि वो अपने परिवार को मुसीबत में डालना नहीं चाहता था। हालांकि बेन के दिमाग में एक आवाज उसे बार बार यही कह रही थी कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बाद में जब बेन और कैल मेट्रो से घर जा रहे थे तभी अचानक कैल को भी वहां आवाज सुनाई देने लगी और वो मेट्रो से निकलकर भाग गया। कैल भागता हुआ यही चिल्ला रहा था कि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर बेन हैरान रह गया कि उसके बेटे कैल के साथ भी ये असामान्य घटना हो रही है। इस तरफ बेथनी उसके गर्लफ्रेंड के साथ थी और वो दोनों थॉमस के लिए खाना लेकर जाने वाले थे कि तभी वैंस ने उन्हें ढूंढकर अरेस्ट कर लिया क्योंकि बेथनी ने एक बाहरी नागरिक को यूएसए में छिपाने का जुर्म किया था। इस तरफ कैल वो उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर थॉमस को छिपा रखा हुआ था। ये देखकर बेन भी हैरान था अब क्योंकि उसका बेटा भी इन सब में शामिल हो चुका है, इसलिए वो थॉमस की मदद करने और उस आवाज का कहा मानने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद कैल ने कहा कि कोई उन्हें पकड़ने के लिए उनके पास आ रहा है। तभी बेथनी की गर्लफ्रेंड वहां आती है और थॉमस को एक सुरक्षित जगह ले जाती है। इसके बाद फ्लैशबैक में हमने फ्लाइट 828 में मार्को नाम के एक पैसेंजर को देखा है जो कि बल्गेरियन है और उसे इंग्लिश नहीं आती, इसलिए उसने फ्लाइट के कस्टम फॉर्म को भरने के लिए कुछ लोगों से मदद मांगी। तभी उसका कैल और सानवी के साथ भी इंटरेक्शन हुआ। फिर कहानी प्रेजेंट में आई जहाँ कैल एक बुरा सपना देखकर बल्गेरियन लैंग्वेज में चिल्लाने लग गया। कैल को बहुत तेज बुखार भी था, इसलिए बैन और ग्रेस उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि कैल ने आज तक कभी बल्गेरियन लैंग्वेज नहीं सीखी थी। कैल को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन कैल का बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि कैल को आखिर क्या हुआ है। तभी अचानक कैल बल्गेरियन लैंग्वेज में चिल्लाने लग गया। तब सानवी को याद आया कि प्लेन में मार्को सेम यही बात बोल रहा था, यानी कि कैल की बीमारी के पीछे की वजह कहीं ना कहीं फ्लाइट 828 से ही जुड़ी हुई है। बेन फिर से सभी पैसेंजर्स की लिस्ट चेक करता है और उसमें से मार्को की इंफॉर्मेशन निकालता है, लेकिन उन्हें न्यूयॉर्क में मार्को की कोई एड्रेस नहीं मिली। तो वो उस लेडी से मिलते हैं जिसने मार्को को फ्लाइट में ट्रांसलेशन में मदद की थी। उस लेडी ने बताया कि मार्को जैसे लोग जिनका न्यूयॉर्क में कोई परिवार नहीं है उन्हें गवर्नमेंट शेल्टर में भेजा गया था। उस लेडी ने याद करके बताया कि प्लेन से उतरने के बाद मार्को बस नंबर 5 पर सवार हुआ था, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि वहां पर सिर्फ 4 बस ही मौजूद थे। इन्वेस्टिगेशन करने पर बेन को पता चला कि वहां पर 5वीं बस भी थी जिसमें फॉरेन पैसेंजर्स को रखा गया था, लेकिन उन पैसेंजर्स को अभी तक कोई अता पता नहीं है। बेन सोचता है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट ने उस बस को किसी सीक्रेट लोकेशन में भेज दिया हो ताकि वो उन पैसेंजर्स पर एक्सपेरिमेंट करके उनके गायब होने के कारण का पता लगा सके। बेन ने जल्दी से ट्रैफिक कैमरा की मदद से एक खाली पड़ी जगह का पता लगाया जहां वो बस जा सकती थी। इसके बाद मिकेला और जैरेड उस जगह पर जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद हमने फाइनली उस जगह को देखा जहां पर बस नंबर 5 वाले पैसेंजर्स को रखा गया था। वहां हमने मार्को को देखा जिसके साथ ये लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसे शॉक दे रहे थे। बाकी पैसेंजर्स के साथ वैसा ही हो रहा था। मार्को को लगने वाला सारे शॉक कैल को भी फील हो रहे थे। इस तरफ मिकेला और जैरेड फाइनली उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर उन पैसेंजर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, लेकिन उस जगह पर मिलिट्री के लोगों का सख्त पहरा था जिस वजह से वो अंदर नहीं जा पाते थे। ये दोनों वहां के कुछ फोटोज लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद बैन उन फोटोज को लेकर वैंस के पास जाता है और उस पर इस तरह से इल्लीगल एक्सपेरिमेंट करने का इल्जाम लगाता है, लेकिन वैंस को तो उन एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बैन वहां से निराश होकर चला जाता है, लेकिन वैंस ने उसके लोगों से इस तरह के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता लगाने के लिए कहा।
इधर मिकेला को पता चला कि जिस जगह पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है उस जगह के 2 हफ्ते पहले ही एक बड़ी कंपनी यूडीएस ने खरीदी है। यहाँ तक कि वो बसेस जिस पर पैसेंजर्स को ले गया था उसे भी यूडीएस ने ही गवर्नमेंट को दी थी। इससे ये साफ हो गया था कि ये कंपनी ही उस एक्सपेरिमेंट्स को कर रही है। लेकिन यहाँ एक्सपेरिमेंट्स करने वाले लोगों को पता चल गया था कि पुलिस को उनके बारे में शक हो गया है, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट्स को रोक देते हैं और सभी पैसेंजर को शिफ्ट करने की तैयारी करते हैं। जैसे ही मार्को को थोड़ा आराम मिला, कैल की भी तबीयत ठीक हो गई। हालांकि डॉक्टर्स को अभी तक पता नहीं कैल को हुआ क्या है। वही दूसरी तरफ वेंस को शक होता है कि इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे कोई पावरफुल आदमी का हाथ है जो गवर्नमेंट के नाम पर ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। जिसके बाद वेंस उस जगह पर जाता है, लेकिन वो जगह पूरी तरह से खाली हो गई होती है। हालांकि उसे वहां एक फ्रेश बैंडेज मिली जिसमें वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो हुआ है। इस तरफ हॉस्पिटल में कैल बेन से कहता है कि वो काफी डरा हुआ है और वो अभी भी मार्को को फील कर सकता है। बेन समझ जाता है कि अगर उसने अपने बेटे को बचाना है तो उसे जल्दी से जल्दी मार्को और बाकी पैसेंजर्स को बचाना होगा। पैसेंजर्स को कहाँ छुपाया गया है इसका पता सिर्फ यूडीएस से लगाया जा सकता है। ठीक उसी समय यूडीएस कंपनी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए किसी को हायर करना चाहती है। बेन ने इस मौके का फायदा उठाया और जॉब के लिए इंटरव्यू दिया जिसमें वो पास हो गया और उसे जॉब मिल गई। लेकिन बेन ने ग्रेस को यूडीएस कंपनी में ज्वाइन करने का असली रीजन नहीं बताया। जॉब के पहले ही दिन बेन को पता चलता है कि उसके बॉस फ्लाइट 828 के फैन है। बेन इसे जानकर खुश हुआ क्योंकि उससे करीब आकर वो यूडीएस के डेटाबेस तक पहुंच सकता है। जल्दी बेन को पता चलता है कि उससे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए उसे रेड लेवल कार्ड की जरूरत है, इसलिए वो अपना कार्ड माइक्रोवेव से खराब कर देता है। जब उसके बॉस ने देखा कि बेन का कार्ड नहीं चल रहा है तो उसने अपना रेड लेवल कार्ड उसे दे दिया। इस कार्ड के हेल्प से बेन को सारे एक्सेस मिल गए। छानबीन के दौरान उसे फियोना क्लार्क के नाम से एक लेडी के बारे में पता चला। वो एक रिसर्चर है जो फ्लाइट 828 पर मौजूद थी। बेन को ये भी पता चला कि जो भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है फियोना उसके लिए काम करती है। इसके बाद बेन और सानवी फियोना के एक इवेंट में जाते हैं। फियोना ने हाल ही में ये रिसर्च किया था कि इंसान के दिमाग एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, यानी कि किसी एक इंसान को होने वाला दर्द दूसरा इंसान भी महसूस कर सकता है। मार्को और कैल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इवेंट के बाद बेन और सानवी फियोना से मिलते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि फियोना को गायब हुए पैसेंजर्स के बारे में कुछ नहीं पता। फियोना बताती है कि फ्लाइट 828 के वापस आने के 4 दिन बाद उसे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने उसे कांटेक्ट किया था। वो ऑर्गेनाइजेशन फियोना के रिसर्च को फंड करने के लिए तैयार था। हालांकि फियोना को यह नहीं पता था कि उसके रिसर्च का एक्सपेरिमेंट उन मिसिंग पैसेंजर्स के साथ किया जाएगा। इसी के साथ पार्ट 2 ही समाप्त होती है। फ्लाइट 828 के पैसेंजर्स के साथ आखिर क्या हो रहा है, कैल और मार्को आखिर एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और कौन है वो लोग जो पैसेंजर्स पर इस तरह का भयानक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जानने के लिए देखना ना भूले मैनिफेस्ट का अगला पार्ट।